सो हेलो गाइस, आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये अर्जुना का करंट अफेयर है। तो चलिए, आज मैं बताने वाली हूँ कुछ चर्चित रिपोर्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स 2024 ये ना किसने प्रकाशित की है? 2 अक्टूबर 2024 में हुआ। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई को संयुक्त सहयोग से बहुआयामी गरीबी के आंकड़े जारी किए गए हैं। तो किसने किया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पावर्टी ने जारी किया है। पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव मतलब ओपीएचआई ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में विश्व के 112 देशों में चरम गरीबी एक्यूट पुअर्टी की स्थिति का मापन हुआ है। अब देखो, ओपीएचआई और यूएनडीपी ने मिलकर क्या बताया है? विश्व में गंभीर बहुआयामी गरीबी का आकलन ना 1.1 बिलियन है, करीब 110 करोड़ है। और ना सर्वाधिक गरीब वाले देशों का जो क्रम है ना, तो भारत सबसे ज़्यादा गरीब है, करीब 23.4 करोड़ भारत में गरीब है। तो देखो, भारत इसमें टॉप में है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कि इसको जारी कौन करता है? सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी करता है और साथ ही साथ ओपीएचआई करता है। ओके, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पे इथियोपिया है। देखो, 1.1 बिलियन गरीब लोगों में से आधे से अधिक 584 मिलियन 18 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे शामिल हैं। ठीक है, मतलब 18 वर्ष से कम ज़्यादा है। विश्व के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक गरीब हैं। ग्रामीण में अधिक गरीब होंगे ही, वो नॉर्मल सी बात है। वैश्विक ग्रामीण आबादी के 28% एवं शहरी आबादी के 6.6% गरीबी की श्रेणी में शामिल है। ठीक है, देखो, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ना, वो नीति आयोग जारी करता है। मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। वो गरीबी सूचकांक जो था, ये भी मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स था, लेकिन इसमें ग्लोबल लगा है। क्या लगा है? ग्लोबल लगा है। और ये जो है ना, ये भी बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स है, लेकिन ये ग्लोबल इसमें नहीं लगा है। तो ये कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। ये ना, इसका रिपोर्ट का प्रकाशन 16 जनवरी 2024 को हुआ। 16 जनवरी 2024 में हुआ। और शीर्षक भारत में 2005 से 6 से बहुआयामी गरीबी है। तो इसमें कुछ कंपैरिजन किया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से हमने कम किया है करके। तो रिपोर्ट के अनुसार ना 2013 से 2022-23 तक कुल 9 वर्षों के दौरान बहुआयामी गरीबी से बाहर होने वाले लोगों की संख्या ना 24.84 करोड़ है। वहाँ पे बताया गया है कि भारत टॉप में है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पे इथियोपिया है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि कितने सारे लोग निकले हैं। तो 24.82 करोड़ लोग निकले हैं। और 2013-14 में ना बहुआयामी गरीबी 29.717% थी। यहाँ पे 2022-23 में क्या हो गया है? 11.28% हो गया है। ठीक है, 2013-14 से 2022-23 तक कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 17.89% की कमी आई है। और गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट जो है ना, और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से थे? तो उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज़्यादा, तो गरीबी ज़्यादा थी, तो सबसे ज़्यादा बाहर कौन होगा? उत्तर प्रदेश। फिर दूसरे नंबर पे बिहार में पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा ये प्रदर्शन करे हैं। उसके बाद में आता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024। इसको ना अक्टूबर 2024 में जारी किया गया और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने जारी करता है, WWF। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जारी करता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024। WWF की रिपोर्ट वन्य जीव आबादी वाइल्ड एनिमल में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, WWF क्या जारी करता है कि वाइल्ड एनिमल की इस तरह से क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, क्या परिवर्तन हुआ है। इस रिपोर्ट में वन्य प्रजातियों की संख्या में बदलाव को जानने हेतु जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन JZSL द्वारा 5495 प्रजातियों की लगभग 35,000 कशेरुकी जीव वर्टब्रा पर निगरानी 1970 से 2020 तक उन्होंने निगरानी किया है। उसके आधार पे आंकड़े इन्होंने जारी किया है। अब देखो, वन्य जीव आबादी जो है ना, 50 वर्षों में 1970 से 2020 में निगरानी किए गए वन्य जीव आबादी के औसत आकार में
73% की गिरावट आई है। कितनी आई है? 73% की गिरावट आई है वन्य जीव आबादी में। और वन्य जीवों की संख्या में सर्वाधिक जो गिरावट है ना, डिक्लाइन वाले देशों का जो क्रम है, तो लैटिन अमेरिका व कैरेबियाई जो देश है ना, वो 95% गिरावट हुआ है। कौन सा? लैटिन अमेरिका व कैरेबियाई देशों में ना सबसे ज़्यादा गिरावट हुआ है वन्य जीवों में, 95%। अफ्रीका में हुआ है 76% और एशिया प्रशांत सागर में हुआ है 60%। ठीक है। उसके बाद में पारिस्थितिक तंत्र स्वरूप ना मीठे पानी में ना, मतलब अब पानियों में भी तो कुछ गिरावट होगी चाहे जीव जंतुओं की, तो मीठे पानी में 85% गिरावट हुई है। सबसे ज़्यादा मीठा पानी दूषित हुआ है, मतलब गिरावट हुई है। फिर स्थली में हुई है 69% और समुद्र में हुई है 56%। ठीक है, प्रजातियों में गिरावट। इस तरीके से 50 वर्षों में समग्र वैश्विक गिरावट ना 1970 से 20 के बीच में 73% हुआ है। कितना परसेंट? 73% हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्रॉप इन द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन साइज इन 50 ईयर, करीब 73% गिरावट हुई है। तो इसको जारी कौन करता है? WWF करता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जारी करता है लिविंग प्लानेट रिपोर्ट। चलो अब देखते हैं वन्य जीव प्रजाति। तो भारतीय क्षेत्र में सर्वाधिक गिरावट वाले वन्य जीव में मेढक, पक्षी, मधुमक्खी, स्तनधारी व मीठे पानी के कछुए शामिल हैं। भारत 3 गिद्ध प्रजातियों की आबादी में चिंताजनक गिरावट की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पहली पतली चोंच वाले गिद्ध होते ना, स्लेंडर बिल्ड वल्चर गिब्स टेन्योरिस्ट। ठीक है, तो पतली चोंच वाले गिद्ध, उसके बाद में भारतीय गिद्ध और सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध, मतलब गिद्ध में तो सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि यदि भारत की आहार मॉडल परंपरागत व शाकाहारी फूड को अपनाया गया तो वर्ष 2050 तक विश्व को खाद्यान्न उत्पादन के लिए पृथ्वी का केवल 0.84% भाग की जरूरत होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि अगर हम एग्रीकल्चर ज़्यादातर करें, क्योंकि समुद्र के जानवरों को हम नहीं खाते हैं, तो क्या होगा कि एरिया को हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया है। तो करंट ग्लोबल फूड सिस्टम में ना इस तरीके से पूरा गिरावट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 देखते हैं। 18th ISFR भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है ये। ठीक है, हर 2 साल में जारी होता है। रिपोर्ट का प्रकाशन ना 21 दिसंबर 2024 को किया गया है। ये रिपोर्ट 2023 का है, लेकिन जारी किया गया 1 साल बाद। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से यह रिपोर्ट जारी की गई है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान FSI द्वारा भारत के वन क्षेत्रफल और पर्यावरण स्थिति को लेकर प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में यह रिपोर्ट जारी की जाती है। सामान्यतः FSI द्वारा वन क्षेत्र को 10% से अधिक वृक्ष घनत्व ट्री कैनोपी वाली भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए ISFR रिपोर्ट में वन क्षेत्रफल में वृक्षारोपण को भी शामिल किया जाता है। तो देखो, कुल वन व वृक्ष आवरण में देखें तो कुल वन प्लस वृक्ष दोनों आ जाता है। तो हमारे भारत में क्षेत्रफल में कितने % में वन और वृक्ष फैला हुआ है? तो 827,357 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 827,357 किलोमीटर स्क्वायर में। और प्रतिशत कितना है? 25.17% पे पेड़ और वन प्लस वृक्ष आवरण है। कुल आवरण देखें तो कुल क्षेत्रफल का वन आवरण है ये। वन प्लस वृक्ष में ये है, ये 8,27,357 किलोमीटर। लेकिन वन आवरण सिर्फ देखें, वन नॉट वृक्ष, वन आवरण बस देखें तो 7,15,343 किलोमीटर में है। और प्रतिशत देखें तो 21.76% है। 21.76% है। वृक्ष आवरण देखें ना तो कुल क्षेत्रफल का 1,12,014 किलोमीटर में है, जो कि पूरे क्षेत्रफल का 3.41% में वृक्ष आवरण है। तुलनात्मक वृद्धि दर देखें तो 2021 ISFR की तुलना में इस वर्ष वन व वृक्ष क्षेत्रफल में 1445 किलोमीटर में वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 1445 किलोमीटर में वृद्धि हुई है। इसमें वन आवरण में 156 किलोमीटर स्क्वायर व वृक्ष आवरण में ना 1289 किलोमीटर स्क्वायर। तो वन आवरण में कम वृद्धि हुई है और वृक्ष आवरण में ज़्यादा वृद्धि हुई है, 1289 किलोमीटर स्क्वायर। वन व वृक्ष आवरण टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्यों का क्रम देखें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, 684 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। फिर उत्तर प्रदेश में वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद में उड़ीसा में हुई है,
फिर राजस्थान में हुआ है। इसी तरीके से वन आवरण, टोटल फॉरेस्ट कवर में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले अगर राज्य देखें तो ये 1+ वृक्ष आवरण में छत्तीसगढ़ टॉप में है। लेकिन सिर्फ वन आवरण में देखिए, ठीक है, तो वन आवरण में मिजोरम टॉप में है, उसके बाद में गुजरात है, फिर उड़ीसा है। मिजोरम है, फिर गुजरात है, फिर उड़ीसा है। ओके। राज्यों में वनों की स्थिति, ISFR रिपोर्ट 2023। भारत के 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक वन क्षेत्र विद्यमान है। भारत के 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के में 75% से अधिक वन क्षेत्र विद्यमान है। और इन 8 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश मतलब 8 राज्यों में जो वन जो है वो 75% से अधिक है। तो कौन कौन से स्टेट हो जाएंगे? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय है। ठीक है, यहाँ पे असम नहीं आता है। ठीक है, असम हाँ असम नहीं आता है और सिक्किम भी नहीं आता है। ठीक है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण फॉरेस्ट कवर वाले शीर्ष राज्यों का क्रम देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कितना है? 55,812 किलोमीटर स्क्वायर, 55,812 किलोमीटर। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन व वृक्ष आवरण वाले शीर्ष राज्यों का क्रम देखें तो वही वन क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो वन व वृक्ष आवरण वाले शेष राज्यों का क्रम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। और वन क्षेत्रफल वाला अगर वन आवरण क्षेत्रफल वाला अगर देखें तो तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण प्रतिशत अगर देखें वन आवरण का तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वन आवरण है क्योंकि वहाँ तो कोई लोग रहते ही नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे मिजोरम है परसेंटेज वाइज। स्टेट में अगर देखेंगे तो मिजोरम है और यूनियन टेरिटरीज को भी मिला देंगे तो लक्षद्वीप भी आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का 25.17% भाग करीब 8,27,357 किलोमीटर हरित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो गया है एवं भारत का वन व वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/4 तक पहुंच गया है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में अपने कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन की वृद्धि की है। पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप भारत को राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने हेतु यह अनिवार्य है कि यह वर्ष 2030 तक कम से कम 2.5 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्मित करे। कितना? 2030 तक कम से कम 2.5 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्मित करे। भारत में कुल मैंग्रोव वन आवरण तो 4992 वर्ग किलोमीटर में है और भारत में कुल बांस वन आवरण का विस्तार जो है ना 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर है। लकड़ी वन का बाह्य क्षेत्र का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन ना 91.51 मिली घन मीटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एशिया 4th जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 ये जारी कौन करता है? विश्व मौसम विज्ञान संस्थान WMO जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व मौसम विज्ञान संस्थान WMO जारी करता है एशिया 4th जलवायु स्थिति रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या आंकड़े प्रस्तुत की गई है? वर्ष 2023 में एशिया मौसम, जलवायु एवं संबंधित जल संबंधित खतरों में विश्व का सर्वाधिक आपदा प्रभावित क्षेत्र रहा। कौन रहा? एशिया रहा। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप मौसम और जलवायु के कारण प्रॉब्लम हुई है और प्राकृतिक आपदा में हुई मौतों में सर्वाधिक बाढ़ फ्लड के कारण हुई है। किसके कारण हुई है? बाढ़ के कारण हुई है। 60% अधिक मौत हुई है। अगस्त 2023 में भारत ने रिकॉर्ड उच्च मासिक तापमान व असाधारण वर्षा की कमी का अनुसरण किया है जिससे अल नीनो से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अल नीनो आया था इस साल, इसके कारण वर्षा में कमी हुई है और जो कि अल नीनो के कारण हो रहा है। 12th विश्व प्रवासन रिपोर्ट वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 प्रकाशन कब हुआ? 7 मई 2024 को हुआ और जारी करता ना अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IMO जारी करता है ना माइग्रेशन रिपोर्ट। ठीक है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार 2022 की स्थिति में भारत को धन प्रेषित मतलब रेमिटेंस प्राप्तकर्ता का शीर्ष देश घोषित किया। मतलब सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ आया है? भारत में आया है। इस अवधि में भारत को $111 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त हुआ है और भारत $100 बिलियन के आंकड़ों तक पहुंचने वाला विश्व का पहला देश घोषित हो चुका है।
ठीक है, तो कौन जारी कर रहा है रिपोर्ट को? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है ये, ठीक है। भारत विश्व का, तो यहाँ पे ये नहीं बोलता है कि सबसे ज़्यादा किसने दिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। कि कितना, कौन सा नंबर का? तीसरा है, तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। ब्रिटेन स्थित थिंक टैंक एम्बर द्वारा ना मई 2024 में जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू में सौर ऊर्जा उत्पादन के अग्रणी देशों की स्थिति स्पष्ट की है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे चीन है, फिर अमेरिका है, और थर्ड नंबर पे भारत है, और चौथे नंबर पे जापान है। तो सौर ऊर्जा के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। भारत ने वर्ष 2023 में 113 बिलियन यूनिट और सौर ऊर्जा उत्पादन किया है। जस्टिस हेमा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का प्रकाशन अगस्त 2024 में किया गया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के यौन शोषण मामलों में गठित हेमा समिति द्वारा केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को अपनी 296 पेज की रिपोर्ट सौंपी है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? इस समिति का गठन सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हेमा की अध्यक्षता में की गई, और इसमें ये बोला गया है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का नाम कौन है? हेमा रिपोर्ट, ठीक है, हेमा रिपोर्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वार्षिक जनसांख्यिकी परिवर्तन, रीजनल डेमोग्राफिक चेंजेस। अमेरिका स्थित न्यू प्यू रिसर्च सेंटर, क्या नाम है? प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा 167 देशों में धार्मिक की भागीदारी का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। प्यू रिसर्च सेंटर का यह अध्ययन भारत की धार्मिक संरचना में वर्ष 1951 से लेकर 2011 के मध्य होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करता है। भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट को मई 2024 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति द्वारा जारी किया गया। भारत के आज़ाद होने के पश्चात 1951 से भारत में धार्मिक आधार पर जनसंख्या की गणना किए जाने मुद्दे परिलक्षित होने लगे हैं। भारत में तब हिंदू 84.1% था और मुस्लिम 9.8% था, ईसाई 2.3% था और सिख 1.9% और बौद्ध 0.7%, जैन 0.5% थे। अलग अलग धार्मिक मान्यताओं एवं परंपराओं के अनुसार इनकी संख्या में समय समय पर परिवर्तन देखा जा रहा है और 1951 से लेकर 2011 के बीच धार्मिक समूहों में असमान वृद्धि हुई है। जैसे कि हिंदू में ना 13.4 करोड़ हुई है उस समय, लेकिन 2011 में देखते हैं 96.6 करोड़। मुस्लिम में 17.2 करोड़ 2011 में हुआ था और ईसाई में 2.8 करोड़ ये पॉपुलेशन था 2011 में, ठीक है। 96.6 करोड़ हिंदू, मुस्लिम 17.2 करोड़ और ईसाई 2.8 करोड़। सिख, बौद्ध, जैन में परिवर्तन समय समय के साथ लगभग स्थिर रहा है और पहले तथा अब भी कुल जनसंख्या में इसका योगदान सिर्फ 6% है। कौन? सिख, बौद्ध और जैन में, ठीक है। जनसंख्या में ये परिवर्तन समय के साथ प्रजनन दर में परिवर्तन के कारण दिखाई देने लगे हैं। भारत में 1950 से 51 में प्रजनन दर 5.9 थी। पहले प्रजनन दर 5.9 थी, 1%, 2%, 5.9 मतलब करीब 6 बच्चे ऐसे पैदा करता था, जो कि 1992 में 3.4 हो गई। और वर्तमान समय में भारतीय महिलाओं की औसत प्रजनन दर ना 2.2 बच्चे होने की अपेक्षा है, जबकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ना 1.6 है और हमारे यहाँ पे से अपेक्षा है कि 2.2 है। सभी धार्मिक समूहों में 1951 से लेकर 2011 तक महिलाओं के प्रजनन दर में भारी गिरावट देखी गई है। भारत के प्रमुख धार्मिक समूहों में मुसलमानों की प्रजनन दर कितना है? 2.1%, अभी भी सबसे अधिक है। उसके बाद हिंदुओं की और जैनियों की प्रजनन दर सबसे कम है 1.2%। उसके बाद सामान्य पैटर्न काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा कि 1992 में था, जब मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे अधिक थी 4.4%। उसके बाद हिंदुओं की थी जो कि थी 3.3%। 3.3 मतलब दो लोगों में मिलके 3.3 मतलब 3.3 था और मुसलमान में 2 लोगों में 4.4 था प्रजनन दर। भारत के धार्मिक समूहों के बीच प्रजनन क्षमताओं में जो अंतर है वो जितना हुआ करता था उसकी तुलना में कम है। जैसे हिंदू या मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन अंतर 1992 में 1.1 था, जो कि 2015 में घटकर यह अंतर 0.5 हो गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।